हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री में हमारा आदि ऐतिहासिक काल हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल का हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था, हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम दो चीजें मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ते हैं भारत के इतिहास में। तो पहला हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता, या हम इसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे वैदिक काल में। ठीक है। तो दो हमने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता तो हमने पढ़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है तो उसके बाद हड़प्पा जो लोग जो थे वो अलग अलग जगह पर, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो बात जो था, भारतीय जो से हड़प्पाई जो लोग जो थे, जो भारतीय लोग जो हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग जो थे, या उपमहाद्वीप में कह सकते हैं, भारत को उस समय उपमहाद्वीप के रूप में ही है। ठीक है। तो वो विभिन्न संस्कृतियों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, अलग अलग संस्कृति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, अलग अलग संस्कृति यहाँ पे पनपी हुई हैं, जिसमें फिर जिन्होंने, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं हम, तो उसके बाद जैसे हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, तो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण युग आता है ना, तो उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। तो हड़प्पा में भी क्या हो गया था, काफी हद तक तांबे का प्रयोग, काफी क्या, एकमात्र वस्तु थी वो तांबे का वहाँ पे प्रयोग होता था। तो तांबे के पश्चात जो था यहाँ पर जो था लोहे का भी प्रचलन शुरू हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद तांबे के साथ साथ लोहे का भी प्रचलन शुरू हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो थे, यानी कि चाहे वो तांबा हो चाहे वो लोहा हो, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग संस्कृतियों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई, जिसको हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों और लौह संस्कृतियों के नाम से जानते हैं। और अलग अलग संस्कृतियां जो इस युग में, यानी कि ताम्रपाषाणिक और लौह युग जब आता है, अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पे बनी हुई है। जैसे कि अगर हम बोले ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां जो थी, इसको मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लिखने वाला है नहीं, इसमें कुछ पढ़ने का लायक है नहीं, बस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति जो थी, तो जब हड़प्पा के का जो पतन होता है, तो हड़प्पाई जो शिल्पी जो लोग थे, जो तांबे का कार्य करते थे, वो वहां से होते हुए अलग अलग स्थानों पर चले गए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में जो था हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि बाढ़ जो था उसका मुख्य कारण बताया है। कहीं कहीं उसमें अकाल बताया जाता है। ठीक है, संकट काल अकाल पड़ गया था। तो वहाँ के जो शिल्पी जो थे वो अलग अलग स्थानों पर जाकर बस गए, और बेसिकली वहाँ पे तो नहीं रहे होंगे। जब वहाँ पे अकाल पड़ा हो चाहे बाढ़ आई हो, तो वहां से भागकर इधर उधर चले गए थे। और अलग अलग जगह जाने पर जो तांबे का भी अपने साथ, क्योंकि शिल्पी कार्य करते थे, तांबे का काम करते थे, तो जहां वो गए वहां उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि तांबे का प्रचलन भी शुरू हुआ। तांबे के बारे में हड़प्पा सभ्यता से बाहर, हड़प्पा से बाहर लोगों को भी तांबे के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी, जिससे जो है ताम्रपाषाणिक जो है संस्कृतियों का उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति यहाँ पे होने लगी, क्या कहते हैं, स्थापित यहाँ पे होने लगी थी। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले तो अगर जैसे कि मध्य भारत में जो थी, तो मध्य भारत में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो थी वो कायथा संस्कृति थी। कायथा संस्कृति हो गया, मालवा संस्कृति हो गया, जो कि आपकी मध्यकालीन भारत में थी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आहार और बनास संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई थी। और महाराष्ट्र में जो हुई थी, जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो रही है महाराष्ट्र में, वो जौरवे संस्कृति का यहाँ पर उद्भव हुआ था। ठीक है। अब जब ताम्रपाषाणिक संस्कृति, उसके बाद आती है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति से ही संबंधित है। ताम्रपाषाण क्योंकि एक संस्कृति के रूप में जन्मी थी, जो कि पंजाब हरियाणा आदि स्थानों पर ये जन्मी थी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैसे चित्रदूषित वृद्धभांड आते हैं, जो चित्रदूषित वृद्धभांड हुए थे, जो उसकी एक संस्कृति बनती है। वो जो यानी कि चित्रदूषित वृद्धभांड जो आई थी संस्कृति, वो जो थी वो आर्यों से संबंधित थी। चित्रित दूसर मृदभांड, ये जो संस्कृति जो थी, ये आर्यों से संबंधित संस्कृति थी। आर्यों से संबंधित संस्कृति थी, और इसको हम दो चरणों में पढ़ते हैं। इसमें दो चरण आपके आ जाएंगे। पहला जबकि ताम्रपाषाण, यानी कि ताम्र उपकरणों से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा लौह उपकरणों से रिलेटेड होते हैं। ताम्र और लौह उपकरण।
ठीक है। ताम्र उपकरण और लौह उपकरण दो, इसमें इसको दो चरणों में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दलहरी हो गया, भगवानपुरा हो गया, आदि जो स्थल जो हैं वो आपके क्षेत्रीय धूसर मृदभांड संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था वाले स्थल देखने को मिलते हैं, जो कि आर्य संस्कृति से संबंधित थे। ठीक है, साथ ही इसके बाद महापाषाणकालीन या मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियों की भी कुछ अवस्था यहाँ पे आती है। तो मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियों के लोगों ने क्या किया कि वैसे तो जो नवपाषाणिक काल और प्रापाषाणिक काल जब आता है तो जो कब्र जो बनाना या मानवों को दफनाना, मनुष्यों को दफनाना जो वो शुरू कर दिया था, लेकिन इस संस्कृति के लोगों ने कब्रों को क्या किया, एक अलग ही डिजाइन को देने लगी यहाँ पे यानी कि मृत्यु के बाद शानदार कब्र जो थे यहाँ पे बनाने लगे थे। और इसकी आरंभिक चरण को ही यानी कि ताम्र चरण, यानी कि जो आपका महापाषाण कालीन जो है या महापाषाण जो कालीन संस्कृति की आरंभिक अवस्था जो है वो भी आपकी ताम्रपाषाण से संबंधित होती है। फिर इसके बाद आता है लौह युग। लौह युग जो आता है वो 1100 ईसा पूर्व के बाद का जो युग आता है वो लौह युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोस्टली हमने ताम्रपाषाण की, मैंने आपको कल बताया था, ताम्रपाषाणिक काल। ताम्रपाषाणिक काल जो था वो आपका 3500 बीसी से स्टार्ट होता है, लगभग 3500 बीसी के बाद और लगभग 1100 बीसी तक। वैसे तो 1100 बीसी के बाद आपका लौह युग शुरू हो जाता है और कुछ समय तक लौह युग चलता है। ठीक है, जो धातु जो सबसे पहले जो आर्यों के द्वारा यूज की गई तो लोहा थी। ठीक है, तांबा जो था वो हड़प्पा सभ्यता का था। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पे फिर लोहे की जब बात है तो इसको भी हम दो चरणों में पढ़ते हैं, क्योंकि लोहे के साथ साथ जो था, तांबे के साथ साथ लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था तब वैदिक सभ्यता में। लेकिन लोहे के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होता है, तो इसको भी हम दो चरणों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जखीरा जो खेती करने के साक्ष्य जो मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो संस्कृति जो है वो इस प्रकार से आपको उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो दक्षिण भारत में बने हुए हैं, ठीक है, उत्तर भारत में पॉलिशदार औजार जो बनते थे, ठीक है, या पॉलिशदार जो मृदभांड संस्कृति जो हुई थी, या दक्षिण भारत में अगर बात करें तो महापाषाण कालीन जो है या मध्यपाषाण कालीन संस्कृति की उत्पत्ति हुई थी। तो जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता, कुल मिलाकर बात ये होती है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुई तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो थी बहुत सारी यहाँ पर सभ्यताएं उत्पन्न हुई थी, जिनको कि हम लौह और ताम्र उपकरण के नाम से लौह युग और ताम्र युग में बांटते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा के जो लोग जो थे वो तांबे का व्यापार करते थे, तांबे के वहाँ पे औजार बनाते थे या तांबे का वो कृषि कार्य में प्रयोग करते थे। ठीक है, सबने पहले भी पढ़ा हुआ इन चीज़ों के बारे में। तो जब यहाँ पे बाढ़ आई तो वो अलग अलग जगह पर चले गए, अलग अलग जगह चले, तो अपना व्यवसाय भी लेके गए, जहाँ पे हो गया वहाँ उन्होंने वही काम किया, तांबे का ही कार्य किया। तो तांबे की इस प्रकार से तांबा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से बाहर अन्य जगह पर भी जाना शुरू हुआ और वहाँ पर लोगों को तांबे का ज्ञान हुआ और इस प्रकार से तांबे का विस्तार हुआ। जहाँ विस्तार हुआ एक वहाँ पर एक कल्चर बना, एक सब सोसाइटी बनी, वही हमारे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अलग अलग प्रकार से थी, वो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी संस्कृति में पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति को। ठीक है, तो पहले इसको हटा देते हैं फिर पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति को। हड़प्पा सभ्यता आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो थी वो, अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो संस्कृति आपकी आई है वो 1500 बीसी से स्टार्ट करें, अगर हम इसको 600 बीसी तक ये मानी जाती है। 1500 बीसी से यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की जो संस्कृति है वो आपकी वैदिक संस्कृति कहलाती है, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, इसको हम वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, वैदिक सिविलाइजेशन, और हिंदी में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो किसके द्वारा बसाई गई थी? देखिए, आर्य लोग आए थे और आर्यों ने यहाँ पर इस सभ्यता को बसाया था। तो आर्यों के द्वारा बसाई गई जो सभ्यता जो थी वो क्या थी? वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो एक प्रकार की जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, आर्य की जो सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और आर्य के द्वारा बनाई गई या बसाई गई सभ्यता जो है वही वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आर्यों का की जो मुख्य भाषा जो थी, इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत इनकी भाषा थी।
भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा संस्कृत जो थी, और आर्य जो है वो एक भाषाई समूह का नाम था। ठीक है, एक भाषाई समूह था ये, एक भाषाई समूह जो था वही क्या है? आर्य है। आर्य क्या है? एक भाषाई समूह का व्यंजन है। और आर्य का अर्थ होता है कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है? कुलीन। कुलीन या श्रेष्ठ जो था वो होता है आर्य का अर्थ। आर्य लोग सर्वप्रथम जो थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। सर्वप्रथम जो आर्य लोग जो थे वो कहां पर आके बसे थे? सर्वप्रथम ये बसे थे, सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? ये पंजाब में बसे थे। कहां पर? पंजाब में और अफगानिस्तान। ठीक है, इनके जो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते आने के वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो थे वो मध्य एशिया से, इसको कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। और अगर बात करें भारत में तो उस समय जो तत्कालीन जो था भारत जो था पूरा अफगानिस्तान तक जो फैला हुआ जो था, ठीक है, पाकिस्तान से पूरा अफगानिस्तान जो पूरा एक था, ठीक है। तो पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य लोग जो थे यहाँ से आकर जो थे सबसे पहले यहाँ पे आकर बसे थे। ठीक है, मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य लोग जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। मैक्स मुलर मैक्स मुलर कहता है कि जो आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। और ये जो मध्य एशिया से यानी कि लगभग 1500 बीसी में जो थे, चरागाह की खोज में ये मध्य एशिया से आए थे और पश्चिम एशिया, ईरान और इराक होते हुए भारत आए थे। ठीक है, कहां से होते हुए आए थे? पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, ईरान या इराक से होते हुए ये भारत आए थे। और सबसे पहले भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में आकर ये बसे थे। ठीक है, इसकी जो हमें आर्यों के आने की जो सूचना मिलती है, आर्यों की आने की सूचना हमें मिलती है बोगाज़कोई का अभिलेख। बोगाज़कोई अभिलेख अगर आपने प्राचीन भारतीय प्रागैतिहासिक काल या पहले जो हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल या भारत के बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े हैं उसमें आपने बोगाज़कोई का नाम सुना होगा। बोगाज़कोई यानी कि एशिया माइनर का जो अभिलेख है, एशिया माइनर का अभिलेख जो कि आपका 1400 बीसी का है। इससे हमें आर्यों के भारत में आने की पुष्टि होती है। इस अभिलेख से भारत के आगमन की जानकारी, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहले तो ये बताया गया कि पहले तो जो बताया जाता है कि जो आर्य लोग जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया और यहाँ पर आकर ये बस गए थे। लेकिन बाद में इस चीज को खंडित करके आपवर्जक का सिद्धांत आता है, जहां पे ये बताया जाता है आपवर्जक का सिद्धांत, जहां पर कहा जाता है कि आर्य जो थे वो युद्ध करने नहीं बल्कि अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में भारत आए थे। छोटे छोटे कबीलों में होकर हुए भारत आए थे, जिसमें जो प्रमुख जो थे पंचजन हुआ करते थे। जो कबीला जो था यानी कि 5 कबीलों के जो समूह जो था छोटे छोटे कबीलों में ये आए हुए थे। कैसे आए यहाँ पे? आपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो आर्य लोग जो थे वो क्या हुए थे? वो छोटे छोटे कबीलों में होते हुए भारत आए थे, कबीलों में होते हुए भारत आए थे। और ये जो कबीले जो थे वो 5 कबीलों में बटे थे, जिनको पंचजन कहा जाता है। जो 5 कबीले जो थे इनको क्या कहा जाता है? पंचजन कहा जाता है। 5 कबीलों में जैसे कि यदु हो गया, अनु हो गया, पुरु हो गया, भरत कबीला जो था इसमें, ठीक है। तो अन्य यहाँ पे जो थे जो कबीले जो थे, जिसमें जो भरत कबीला जो था वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, सबसे शक्तिशाली जो था वो भरत कबीला हुआ था, जो कि अग्नि पूजा से भी उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास यदु हो गया, ध्रुव हो गया और भरत हो गया, तुर्वस हो गया। ठीक है, तो ये जो कबीले जो थे वो भारत में आए थे, जो आपवर्जक का सिद्धांत कहता है। आपवर्जक का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भारत यानी कि जो आर्य जो लोग जो थे वो छोटे छोटे कबीलों में बंटते हुए या छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे एक मतलब ग्रुप में आए थे। ठीक है, और वो जो ग्रुप जो थे वो 5 भागों में बटे, 5 ग्रुप थे, तो 5 कबीले थे जिनको पंचजन कहा जाता है। इनमें यदु, ध्रुव, भरत, दुर्वस आदि जो थे ये पंचजन कबीले जो थे यहाँ पे थे, या 5 कबीलों में भारत आए थे, जिनमें से भरत कबीला जो था वो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि जहां तक मैं लिख रहा हूं वहां तक दिख रहा नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना?
तो यहाँ पे जो पहली जो यहाँ पे बात आती है, यानी कि जो बोगास कोई जो एशिया माइनर का अभिलेख है, जिसमें हमें 1400 बीसी का जो अभिलेख है, जिससे हमें जो आर्यों के भारत आने की जानकारी मिलती है। लेकिन भारत आने के बारे में इनके क्या अपवाद होते हैं। पहला जो था, सबसे पहले ही कहा जाता था कि आर्य जो थे वो आक्रमण उन्होंने भारत पर किया था और तब आकर ये भारत में आकर बसे थे। लेकिन इसके बाद अपवर्जक का सिद्धांत कहता है कि जो भारत यानी कि जो आर्य जो थे वो आक्रमण के साथ न मिलकर, यानी कि वो आए थे छोटे छोटे कबीलों में बढ़कर, एक छोटे छोटे ग्रुप में, समूहों में बढ़कर, समूह मतलब कबीला जो था, एक कबीला समूह जो था, तो उन छोटे छोटे कबीलों में बढ़कर आए थे, जो कि मुख्य प्रकार से 5 कबीले हुआ करते थे, जिनको पंचजन कहा जाता है, जिसमें आपके पास यदु, द्रुहु, भरत, तुर्वस, अनु आदि आते हैं, जिसमें से भरत जो था वो सबसे सबसे क्या था, प्रमुख कबीला था और सबसे शक्तिशाली कबीला और सबसे समृद्ध कबीला माना जाता था। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद जो था, अब जो इस समय का जो आर्य आर्य लोग जो थे, ऋग्वैदिक काल, यानी कि हम पहले ऋग्वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम वैदिक काल की यहाँ पे बात करेंगे तो वैदिक काल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ इसको अलग से। एक होता है आपके पास जो शुरुआती जो ऋग्वैदिक काल था उसको बोलते हैं, शुरुआती वैदिक सभ्यता थी उसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है हमारे पास उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो हमारा आता है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का काल जो है हमारा ऋग्वैदिक काल आता है। वहीं 1000 बीसी से 600 बीसी तक का काल जो आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल में भी हमें जो साक्ष्य जो मिलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ते हैं कि यहाँ पर का जो मनुष्य जो था वो लिपि से तो ज्ञान तो उसको हुआ था, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई थी, है ना, ये चीज पढ़ते हैं। तो जब हम आगे अभी हम बात करेंगे, जैसे कि आर्य की बात करते हैं, आर्य के जब बाहर से आने के जो साक्ष्य मिलते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे मिलते हैं जो कि ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद क्या था, ये मौखिक रूप से था, क्या था, मौखिक रूप से था, लिखित तो था नहीं। तो बाहर से जो आए हुए जो लोग हैं उनके द्वारा कुछ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, फिर इनको जोड़ा गया है। ठीक है, जिसकी पुष्टि जो है पहले ऋग्वेद में नहीं थी। ठीक है, तो बाद में उनको जोड़ा गया, तो इससे ये पता चलता है कि बाहर के लोग यानी कि आर्य लोग जो थे वो भारत में आए थे। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो था, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बात की कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता यानी कि 1500 बीसी से और 600 बीसी तक की जो सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता जो थे, आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्यों नगरीय सभ्यता थी, मैंने वहां आपके पास नगर नियोजन का बताया हुआ है, किस प्रकार का वहां पे नगर नियोजन था, जल संरक्षण की प्रणाली कैसी थी, जो ग्रिड पद्धति वो यहाँ पे यूज करते थे घरों को बनाने के लिए जो थी, नगरों का जो नगर नियोजन जो वहां पे था वो ग्रिड पद्धति के आधार पर हुआ था। ठीक है, जो कि वैदिक सभ्यता इतना डेवलपमेंट नहीं था जितना कि हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग जो थे वो क्या थे, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य के द्वारा बसाई गई सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता यानी कि आर्य शब्द जो थे, आर्य जो थे वो कुलीन, उसके लिए होता था कुलीन शब्द का प्रयोग, या श्रेष्ठ उनको कहा जाता था। आर्य क्या है, आर्य जो है एक भाषाई समूह का व्यंजक है, जो कि सर्वप्रथम जो थे, यानी कि जो आर्य लोग जो थे वो सर्वप्रथम जो थे पंजाब और एशिया में, अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मुलर कहते हैं कि जो पंजाब यानी जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, जो कि चरागाह की खोज में भारत आए थे, और सबसे पहले वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे, या पश्चिमी एशिया, ईरान या इराक से होते हुए मध्य एशिया यानी कि पश्चिमी ईरान, पश्चिमी एशिया, ईरान और इराक से होते हुए आए थे, और पंजाब और अफगानिस्तान में आकर सर्वप्रथम भारत में आके बसे थे। आर्य की जानकारी जो हमें वो हमें मिलती है बोगास को ही, यानी कि एशिया माइनर के अभिलेख से मिलती है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि जो आर्य जो थे वो आक्रमण के तौर पर, यानी कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और फिर आकर वो भारत में आकर बसे थे। लेकिन बाद में इस बात को खंडित कर एक सिद्धांत आता है, अपवर्जक का सिद्धांत। अपवर्जक का सिद्धांत कहता है कि जो आर्य जो लोग जो थे वो छोटे छोटे कबीलों में आए थे, छोटे छोटे कबीले के छोटे छोटे ग्रुप में बढ़कर आए थे, जो कि कुल मिलाकर 5 ग्रुप ऐसे आए थे, जिसमें आपके पास अनु, यदु, द्रुह, भरत और तुर्वस ग्रुप हुआ करते थे। ठीक है, जिनको पंचजन कहा जाता है। इसमें सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जो ग्रुप था या कबीला जो था वो भरत कबीला हुआ करता था।
अब यहाँ के जो लोग जो थे उनके ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल का जो आर्य जो लोग थे वो घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ थे। ठीक है, जैसे कि हम पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल में पढ़ते हैं, धीरे धीरे जो नवपाषाण काल और जब मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल में आते तो मनुष्य ने स्थायी कृषि और स्थायी निवास बनाने शुरू किए थे, लेकिन उससे पहले वो भी अर्ध घुमक्कड़ या घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। उसी प्रकार से आर्य जो लोग जो थे ऋग्वैदिक कार्य के जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य जो थे वो भी अर्ध घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, तो पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, कैसे सभ्यता थी, चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे हम इससे आगे बढ़ते हैं, पहला हम देते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी और इंफॉर्मेटिव चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, जो है तो इसको हटा देते हैं, वैदिक सभ्यता ये रहने देते हैं ना। तो ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं। दो भागों में हमारे पास कौन कौन से दो भाग हो जाते हैं? एक हमारे पास आ जाएगा पहला आएगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कि हमारा चलता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का काल जो है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वैदिक काल आता है। जबकि उत्तर वैदिक काल जो आपका है उत्तर वैदिक काल आपका आता है वो आता है 1000 बीसी से लेकर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का काल जो है वो आपका आता है उत्तर वैदिक काल आता है। अब ऋग्वैदिक काल की हम आर्य की बात कर रहे हैं, है ना। ऋग्वैदिक आर्य के जो कालीन जो आर्य जो थे वो सबसे पहले तो क्या थे? वो एक अर्ध घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। अर्ध घुमक्कड़ का जीवन जो थे वो व्यतीत करते थे, अर्ध घुमक्कड़ के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। और जो ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति जो है उसकी जो जानकारी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो इसका जो फैलाव जो था, विस्तार जो था वो पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है, जो इसका जो विस्तार जो था ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो था पूर्वी अफगानिस्तान से फैला हुआ था। पूर्वी अफगानिस्तान का भाग इसके अंतर्गत आता था। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, कश्मीर, राजस्थान, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी कर देता हूं यहाँ पे, यूपी तक ये फैला हुआ था। ये था इसका विस्तार जो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है ऋग्वैदिक कालीन में। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का जो फैलाव जो था वो पूर्वी अफगानिस्तान से लेते हुए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कश्मीर हो गया और पश्चिमी यूपी हो गया। ठीक है, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र जो है, अगर भारत की मैप में देखें तो पश्चिमी क्षेत्र जो आपका आ जाता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। आपका ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसके विस्तार के बारे में हमें इसलिए भी जानकारी मिलती है जो प्रेजेंट टाइम हम नदियों के नाम पढ़ेंगे, और जब हम ऋग्वैदिक काल में जो नदियों के नाम पढ़ते हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये जो संस्कृति जो थी उन जगहों पर फैली हुई थी जिन नदियों का नाम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में वर्णित नदियों के आधार पर भी हम ऋग्वैदिक कालीन के विस्तार की जानकारी मिलती है ना। तो नदियों का वर्णन जो है यहाँ पर मिलता है, जैसे कि अफगानिस्तान की नदियां जो हैं का वर्णन, दृश्यवती हो गया, काबुल हो गया। ठीक है, तो इन नदियों के जो नाम वहाँ पे मिलते हैं तो इन चीज़ों के बारे में, व्यास हो गया, रावी हो गया। ठीक है, झेलम नदी के तट पर झेलम नदी के बारे में जानकारी मिलती है, वितस्ता जो नाम मिलता है। ठीक है, तो इन नदियों के हमें नाम मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि ये संस्कृति कहाँ कहाँ से फैली हुई थी। तो नदियों के वर्णन से भी, यानी कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के वर्णन से भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही ऋग्वेद में एक पर्वत का उल्लेख मिलता है जो कि आता है मंजुवत पर्वत। मंजुवत पर्वत जो है ये हिमालय को प्रयोग किया गया, किसके लिए कहा गया है? हिमालय के लिए मंजुवत शब्द का प्रयोग किया गया है। मंजुवत पर्वत का शब्द जो है, जो प्रयोग किया गया है वो हिमालय के लिए किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो ऋग्वेदिक आर्य की जो पूर्वी सीमा जो है, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य जो थे इनकी जो पूर्वी सीमा जो थी, पूर्वी
पूर्वी सीमा हुआ करती थी वो हुआ करती थी यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ पर इसकी पूर्वी सीमा हुआ करती थी ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की। और ऋग्वेद में जो है यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है, जबकि गंगा का यहाँ पर 1 बार वर्णन मिलता है, 1 बार यहाँ पर वर्णन मिलता है। पूर्वी सीमा जो है यमुना थी, जो कि 3 बार इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, और गंगा का 1 बार यहाँ पर वर्णन पढ़ने को मिलता है। ठीक है। सतलज और यमुना के बीच के भूभाग को ब्रह्मवर्त यहाँ पे कहा गया है। ब्रह्मवर्त जो है वो कहा गया है किसको? सतलज और यमुना के बीच का भाग जो पड़ता है, सतलज और यमुना के बीच का भाग, यमुना के बीच का भाग, इसको नाम दिया गया है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त नाम दिया गया किसको? सतलज और यमुना के बीच के भूभाग को। अब आर्यों के आने के जो साक्ष्य के जो प्रमाण जो मिलते हैं, तो वैदिक आर्य जो थे वो यज्ञ करते थे। वैदिक आर्य जो थे वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। अब यज्ञ जो है वो, अब देखो यज्ञ जो थी उस समय जो तत्कालीन जो संस्कृतियां उत्पन्न हुई हैं, जो विश्व में जो संस्कृतियां उत्पन्न हुई थी, जैसे कि इस साक्ष्य के बारे में पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया आदि जगह जब जाते हैं तो वहां पर यज्ञों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यज्ञों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन वैदिक सभ्यता में यज्ञों के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैदिक लोग जो थे या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो यज्ञ तो करते थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ करना किससे सीखा? ये सीखा उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा था कि वहां से में अग्निकुंड मिले हैं, यज्ञ वेदिका होगी, अग्निकुंड मिले हुए हैं, यानी यज्ञ अनुष्ठान वो करते थे। तो यज्ञ अनुष्ठान अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, और वही चीज हमें क्या मिलती है? वैदिक सभ्यता में भी मिलती है। लेकिन वैदिक सभ्यता के जो आर्य जो थे, अगर आर्य की बात करें तो हम कहते हैं कि वो यूरोप एशिया से आए हुए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे, इराक ईरान से आए हुए थे। तो वहां पे तो यज्ञ का तो कोई पता ही नहीं चलता है, यज्ञ का तो वहां पे कोई साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से ही उन्होंने वैदिक यानी कि जो यज्ञ वगैरह करना सीखा था। ठीक है। अगला यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आर्य की जो भाषा जो थी, आर्य के द्वारा ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्या हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ये ऋग्वेद जो था वो मौखिक रूप में है। ऋग्वेद जो क्या है? वो मौखिक रूप में है। तो मौखिक रूप में यानी कि आर्य की भाषा जो मौखिक थी, है ना, मौखिक थी भाषा थी। ऋग्वेद जो था मौखिक रूप में लिखा गया है, या मौखिक रूप में था ऋग्वेद। तो इस वेद में जो भारत के आगमन यानी कि जब भारत में आर्य के आने के बाद जो थे वो 300 ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, 300 शब्द जोड़े गए हैं, 300 ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है जो कि मुंडा और द्रविड़ भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? 300 शब्द जो है वो किससे संबंधित है? मुंडा और द्रविड़ भाषा से। और मुंडा और द्रविड़ भाषा से जुड़े हुए शब्द हैं। इसका मतलब ये जो शब्द जो थे वो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है। और ये जो शब्द जो है वो संस्कृत में नहीं आते हैं। मौखिक रूप से भाषा तो उनकी मौखिक थी। ऋग्वेद तो वैसे संस्कृत में लिखा गया, सॉरी मैंने आपको पहले ही बताया कि मौखिक में लिखा गया है। ठीक है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा उसकी रचना हुई है। लेकिन जो ये शब्द जो है वो बाद में जो 300 शब्द जो जोड़े किए हैं उसमें मुंडा और द्रविड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। या मुंडा और द्रविड़ शब्द जो मिलते हैं, द्रविड़ भाषा के शब्द मिलते हैं जो कि आपके संस्कृत भाषा से नहीं मिले हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बाहरी जो लोग जो थे, आर्य जो थे, वो बाहर से आए हुए थे, जिन्होंने अपनी भाषा का भी यानी कि मुंडा और द्रविड़ शब्दों का भी प्रयोग करके यानी कि वेदों की रचना की थी। ठीक है। इसके विस्तार के साक्ष्य में जैसे हमने पढ़ा कि विस्तार के साक्ष्य में हमने नदियों का वर्णन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नदियों से भी हमें इसके विस्तार की जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें पूर्वी अफगानिस्तान की जो नदियां हैं, अफगानिस्तान की नदियां जैसे हैं, जैसे कि आपकी क्या है? गोमल। ऋग्वैदिक कालीन नाम गोमल था, वर्तमान नाम है गोमती। ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था? गोमल था, वर्तमान नाम क्या है? गोमती है। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन नाम दूसरी नदी जो है वो कुभा, और वर्तमान नाम है काबुल। वर्तमान नाम क्या है? काबुल है, और तत्कालीन नाम यानी कि ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था? कुभा था। ठीक है। हरियाणा से अगर बात करें, जैसे हम लोग पर पढ़ा था ना कि ये पूर्वी अफगानिस्तान, हरियाणा में इसके फैलाव के बारे में पता चलता है। तो नदियों के वर्णन से पता चलता है जो नदियां भी प्रेजेंट टाइम पे हैं। ठीक है। हरियाणा में भी इसका विस्तार था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हरियाणा में था। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है
अपाया नदी यहाँ पे जो है उससे हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है कि जो नदी जो है अपाया नदी जो है हरियाणा में बहती है और इसका उल्लेख भी जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, राजस्थान से हमें सरस्वती और बृहस्पति, राजस्थान से भी हमें जो नदी मिलती है वो है दृश्यद्वती। दृश्यद्वती नदी का भी यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है जो कि आपकी कहाँ पर बहती है राजस्थान में। राजस्थान में दृश्यद्वती और सरस्वती दोनों नदियों का यहाँ पे हमें नाम पढ़ने को मिलता है। और दृश्यद्वती जो थी इसको हम घग्गर के नाम से जानते हैं। क्या है? घग्गर के नाम से इसको जानते हैं। दृश्यद्वती को क्या है? घग्गर के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पे बात करें, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे जो सिंधु नदी, ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो है वो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का भी आपको उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी के आसपास की बनी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। तो वो जो आर्य जो लोग जो थे वो इसके आसपास भी यहाँ पे बसे हुए थे। सिंधु की सहायक नदी जैसे कि आपकी है वितस्ता, तत्कालीन वितस्ता नदी थी, वर्तमान में इसको झेलम बोलते हैं। तत्कालीन क्या थी? वितस्ता नदी थी, और अभी क्या है? झेलम नदी इसको बोलते हैं। जो झेलम और वितस्ता नदी क्या है? वो आपकी सिंधु घाटी की सहायक नदी, सिंधु सभ्यता की सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चिनाब नदी, चिनाब नदी, परुष्णी नदी, रावी नदी आपने नाम पढ़ा होगा। अभी आएगा दशहरा युद्ध, फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा हमें। दशहरा युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? वो ऋग्वेद में तो मिलता है। जब हम ऋग्वेद पढ़ा था उसमें भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि परुष्णी नदी रावी नदी की जल के लिए जो था वो 10 राजाओं और सुदास के बीच युद्ध हुआ, जिसको दशहरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रावी आपके पास हो गया। चिनाब जो थी, अभी चिनाब बोलते हैं, तत्कालीन नाम क्या था इसका? तत्कालीन नाम था अस्किनी। ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था? अस्किनी था, और वर्तमान नाम क्या है? चिनाब है। ठीक है, सतलज यानी कि सतुद्री, इसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है सतलज भी, सतलज, और इसका जो नाम था वो था सतुद्री। सतलज यानी कि सतुद्री। ठीक है, व्यास इसकी ये भी नदी है इसकी, व्यास रिप्रेजेंटेटिव पे बोलते हैं। तत्कालीन नाम क्या था? विपाशा बच्चों। ठीक है, विपाशा व्यास नदी। और पश्चिमी यूपी और पंजाब में भी ये फैला हुआ था, है ना। पश्चिमी पंजाब यूपी में फैला हुआ था, जहाँ कश्मीर से इसके जो मरुद्विद जो है प्राप्त हुए हैं। हिमालय में मंजुवत पर्वत का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो हिमालय तक ये फैला हुआ जो था ये संस्कृति जो वो फैली हुई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता में हमें ऋग्वेदिक काल यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेदिक काल का जो विस्तार जो था वो आपका पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और साथ ही आपका जो राजस्थान और कश्मीर में ये फैला हुआ था। इस काल का जो मनुष्य जो था, ऋग्वेदिक काल का मनुष्य जो था वो अर्ध घुमाकर प्रजाति का था। और इसका जो वर्णन है वो हमें नदियों के वर्णन के आधार पर भी लगाया जा सकता है कि जो ऋग्वेदिक काल की संस्कृति जो थी वो ऋग्वेदिक काल कहाँ कहाँ फैला हुआ था। जैसे कि अफगानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है। गोमल, वर्तमान में गोमती नदी, कुबहा यानी कि काबू नदी, हरियाणा की अपाया नदी, राजस्थान की दृश्यद्वती यानी कि घग्गर नदी, और सिंधु नदी के बारे में भी जानकारी मिलती है। और सिंधु नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, विपाशा नदी, सतलज नदी, व्यास नदी जो है, इनकी जो वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल का जो मानव जो था या ऋग्वेदिक कालीन जो थी संस्कृति कहाँ कहाँ फैली हुई थी। ऋग्वेद में जो है वो आर्यों का जो पूर्वी सीमा जो थी, यानी कि आर्य संस्कृति जो थी या ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति की जो पूर्वी सीमा जो फैलाव जो था वो यमुना नदी तक फैला हुआ था। यमुना नदी का यहाँ पर क्योंकि 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा का यहाँ पर 1 बार उल्लेख मिलता है। वहीं ब्रह्मवर्त के नाम से जो है यानी कि सतलज और जो आपको यमुना नदी के बीच का जो भूभाग है उसको ब्रह्मवर्त के नाम से यहाँ पर वर्णित किया गया है। ठीक है, और इसका जो वर्णन है वो हिमालय का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है जो कि मंजुवत पर्वत के रूप में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात की कि यज्ञों के यानी कि जो साक्ष्य जो मिलते हैं कि ये आर्य जो थे उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें सीखी थी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर एक डाउट भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि मध्य एशिया से आए तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। ठीक है, फिर हमने अपवर्जक का सिद्धांत भी आपने देखा कि अपवर्जक का सिद्धांत क्या कहता है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये लोग जो थे यानी कि आर्य जो लोग जो थे वो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक यज्ञ करते थे, यज्ञ वगैरह भी करते, यज्ञ अनुष्ठान करते थे। लेकिन अगर यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो जैसे बाहरी यूरोप, मध्य एशिया जैसे स्थानों का जब भ्रमण किया गया
इतिहासकारों के द्वारा, तो वहां पर यज्ञ से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में यज्ञों से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ सभ्यताओं से संबंधित या यज्ञों से संबंधित जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से यज्ञ करने के साक्ष्य मिले हुए हैं, वहीं वैदिक सभ्यता से भी यज्ञ करने के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्य जो लोग जो थे उन्होंने यज्ञ करना जो है हड़प्पा लोगों से सीखा था। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा कि आर्य की जो भाषा जो थी वो तो मौखिक थी, ऋग्वेद में जो था है ना मौखिक थी। तो इन वेदों जो इन वेद इस वेद में जो यानी कि जो आपका ऋग्वेद है, इसमें भारत के आगमन के आर्य के आगमन के बाद जब आगमन लोग भारत आर्य लोग आए थे, उसमें जो है ऋग्वेद में 300 शब्द ऐसे मिले हुए हैं जो कि मुंडा और द्रविड़ भाषा के हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि जो बाहरी जो लोग थे, संस्कृत में मुंडा द्रविड़ तो थी नहीं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो उसमें जब इस शब्दों का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये लोग बाहर से आए हुए थे। साथ ही नदियों के विस्तार से भी इसकी जानकारी मिलती है कि ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तीसरी यहाँ पे चीज मिलती है डीएनए फुटप्रिंट से। डीएनए फुटप्रिंट से जो है इसकी जानकारी मिलती है, जहां से ये लगता है कि जो आर्य लोग जो थे 2018 में इसे खोज की हुई है। तो 2018 में जो थे वो डीएनए फुटप्रिंट बताते हैं कि जो आर्य जो लोग जो थे वो कजाक पहाड़ी से होते हुए यानी कि 2100 ईसा पूर्व में 2100 से पूर्व में कजाक पहाड़ी से होते हुए और तजाकिस्तान होते हुए भारत की ओर बढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपके पास की जो आर्यों की जो बात होती है डीएनए फुटप्रिंट से 2018 में इसकी जांच हुई है। 2018 में इस बात का खुलासा किया गया कि जो आर्य जो लोग जो थे वो 2100 ईसा पूर्व में कजाक पहाड़ी से होते हुए और कजाक पहाड़ी से होते हुए कजाकिस्तान से होते हुए तजाकिस्तान से होते हुए भारत की ओर वो बढ़े थे। उनके फोटो यानी कि जो पैरों के निशानों से है पता चलता है। ठीक है, तो ये थे इनके साक्ष्यों के बारे में कि कहां से किस प्रकार से आर्य लोग यहाँ पे आए थे। अब इसका थोड़ा प्रशासन देख लेते हैं, प्रशासन में क्या क्या चीजें थी और प्रशासन से रिलेटेड आपके पास मोस्टली क्वेश्चन बनकर आते हैं। अब प्रशासन के रूप में यहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन जो होता था वो राजा के पास होता था। ठीक है, राजा के पास होता था, राजा होता था, लेकिन राजा जो था उसकी स्थिति इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी। जैसे कि बाद के काल में जब उत्तर वैदिक काल आता है, जब आगे मगध साम्राज्य पढ़ते हैं, तो राज्य का जो स्थान जो सर्वोच्च था वो इस प्रकार से नहीं था, यानी कि यहाँ पे राजा की स्थिति सामान्य थी। तो उसको राजा को यहाँ पे जनस्य गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनस्य गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनस्य गोप कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। किसको? राजा के लिए। तो राजा की स्थिति यहाँ पे सामान्य थी, जो कि युद्ध में जो या लूटपाट में जो हिस्सा होता था उसे से राजा को भी हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कर प्रणाली नहीं थी, जैसे कि बाद में कर जो लगाए जाते हैं, कर प्रणाली यहाँ पे नहीं थी। कर प्रणाली जो थी वो यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, कर प्रणाली नहीं थी, लेकिन कर के रूप में एक कर का यहाँ पे नाम मिलता है जो कि होता था बलि। कर के रूप में एकमात्र कर मिलता है जो कि मिलता है बलि के रूप में एक कर दिया जाता था जो कि स्वैच्छिक था। ऐसा कुछ नहीं था कि देना ही देना है, कोई ऐसा नहीं था कि कर प्रणाली टैक्स तो था ही नहीं, तो टैक्स नहीं था तो एक कर जो हुआ करता तो स्वैच्छिक था कि जिसको देना तो दे सकता था, नहीं देना तो नहीं दे सकता, अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। सबसे पहले राजा को शब्द को यहाँ पे जनस्य गोप कहा जाता था। राजा की यहाँ पे शक्ति जो थी वो सामान्य थी, और राजा जो था वो युद्ध में लूटपाट का जो हिस्सा होता था उसी में राजा का भी हिस्सा होता था। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी कर प्रणाली जो थी वहाँ पे यानी कि टैक्स सिस्टम जो था वहाँ पे नहीं था। कब? ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है इसको। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन में कर प्रणाली नहीं थी, एकमात्र कर हुआ करता था जो कि बलि के नाम से जाना जाता था, और बलि कर जो था वो भी स्वैच्छिक था। किसी को कोई दे सकता था तो दे, नहीं देना है तो ऐसा कोई भी इसमें नहीं था कि उसको देना ही देना है। ठीक है, अब देखिए राजा की स्थिति सामान्य थी, कोई कर व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पे देखो स्थायी सेना भी नहीं थी, सेना भी उसकी नहीं होती थी। क्योंकि देखो अगर स्थायी सेना होगी तो स्थायी सेना अगर सेना रखेगा तो सैनिकों के लिए वेतन, चाहे वो युद्ध करे चाहे ना करे, उनको तो वेतन देना पड़ेगा, उनका घर भी तो चल रहा था। ठीक है, तो उनको वेतन देना पड़ेगा। वेतन कैसे देंगे? सारे के सारे घर पे बैठे हुए, सब सेना बैठी हुई है, तो वेतन कैसे देगा? उनसे काम कैसे लिया जाएगा? तो वो सारा टैक्स क्या होता है? जनता से वसूला जाता था। अब टैक्स प्रणाली तो थी नहीं, तो इसलिए राजा, क्योंकि कोई इसकी जरूरत ही नहीं थी, सेना नहीं थी, ऐसे कोई भी खर्च नहीं था राज्य पर कि जिसके लिए टैक्स लगाना पड़े। ठीक है, सैनिक प्रणाली नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी, कर प्रणाली नहीं थी, तो स्थायी सेना भी यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में राजा की नहीं थी। ठीक है, स्थायी सेना नहीं थी। तीसरा पॉइंट आप हो गया। साथ ही जब यहाँ पे बात करते हैं अधिकारी जो होते थे
वो भी सीमित संख्या में थे, यानी कि अधिकारी भी यहाँ पर अधिक संख्या में नहीं थे, अधिकारी भी सीमित थे, अधिकारी भी सीमित थे, यानी कि यहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था जो थी वो नहीं थी, नौकरशाही व्यवस्था नहीं थी, नौकरशाही व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। अब देखो, न तो नौकरशाही व्यवस्था, न तो सरकारी ज्यादा अधिकारी हैं, न सेना है, तो कर की जरूरत, कर लगा किस चीज के कर लगाएंगे या किस बात के लिए कर लगाएंगे, ठीक है। तो कर तो तब लगाया जाएगा जब आप जनता को सुविधाओं को दे रहे हैं, तब कर लगाएंगे। तो अगर ये चीजें नहीं है तो कर प्रणाली में नहीं थी, एकमात्र कर था बलि के रूप में दिया था, तो वो क्या था, स्वैच्छिक कर था। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कर या ऋग्वैदिक कालीन कर जो था कौन सा था, या बलि जो लिया जाने वाला कर था वो किस प्रकार का कर था, तो स्वैच्छिक कर था, ठीक है, और एकमात्र कर था ऋग्वैदिक काल में बलि के रूप में। आगे बढ़ते हुए जब आगे बढ़ा तो ये जो राजा जो था उसने अपना आपको, अब बेसिकली उसके अंडर बहुत सारी चीजें आने लगी, नौकरशाही की उसको अधिकारी की जरूरत पड़ने लगी, नौकरशाही बढ़ी, सेना भी उससे लगा कि दूसरे राज्य के जो कभी भी राज्य आक्रमण कर सकते हैं, सेना भी उसे संगठित करनी शुरू कर दी, स्थायी सेना बनाई। अब स्थायी सेना बनाई तो सेना को वेतन देना है, वेतन कैसे देगा, टैक्स लगाएगा, जनता से वसूलेगा, ठीक है, वही अधिकारी को सैलरी देनी है, कैसे देगा, टैक्स लगाएगा, तब वो टैक्स प्रणाली आगे सिस्टम जो है वो आगे आनी शुरू हो जाएगी जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। आर्य की जो संबंध जो यहाँ पे जो प्रशासनिक जो थी वो थी, सबसे पहले नीचे आता था कुल, सबसे पहले तो अभी बात करते हैं वो यहाँ पे जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था। ऐसा नहीं था कि मात्र सत्तात्मक या महिलाओं का यहाँ पर इतना ज्यादा कैसी गिरी हुई कंडीशन थी, ऐसा नहीं था, अच्छी कंडीशन थी यहाँ पे महिलाओं की भी, लेकिन फिर भी पितृ सत्तात्मक यहाँ पे समाज था वो पितृ सत्तात्मक हुआ करता था। क्यों, उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो थी कुल। इसका जो मुखिया होता था उसको बोला जाता है, मुखिया जो होता था वो होता था कुलप, कुलप, ठीक है। मुखिया क्या होता था, घर का जो पुरुष होता था वो मुखिया होता था, पिता हो सकता है, ठीक है, जिसको कुलप के नाम से जाना जाता था। कुल इसका मुखिया होता था कुलप। कुलप से बड़ा होता है, यानी कि कुल से बनकर, देखो परिवार है, परिवारों से मिलकर क्या बनेगा, गांव बनेगा, तो यानी कि था दूसरी इकाई क्या थी, गांव, ग्राम थी। ग्राम यानी कि ग्रामीणी जो था वो उसका मुखिया प्रधान हुआ करता था। प्रधान, प्रधान में गांव का जो मुखिया क्या था, प्रधान होता था, तो प्रधान यानी कि मुखिया, है ना, और ग्राम तब क्या था, उसको ग्रामीणी बोलते थे, ठीक है। ग्राम के ऊपर आते थे विश्व, ग्राम के ऊपर क्या आते थे, विश्व, विश्व को बोला जाता था विश्वपति, इसका जो होता था विश्वपति होता था, इसका जो मुखिया क्या होता था, विश्वपति होता था। विश्व के ऊपर आता था जन, जन, जन का हो गया राजन, रन का मुखिया क्या होता है, राजन होता था, और इसके ऊपर आता था राष्ट्र। तो ये इसकी प्रशासनिक इकाई का क्रम था। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सबसे छोटी ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वो थी कुल थी, परिवार था, उसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलप कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, उसके ऊपर विश्व आता था, विश्वपति, उसके बाद जन, राजन, और फिर राष्ट्र आता था, ठीक है। तो ये इसका जो था वो बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन जो था वो इस आधार पर चलाया जाता था। राज्य अधिकारी यानी कि जो राज्य के अधिकारी होते थे उसमें पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो राज्य अधिकारी यहाँ पे बनने जो थे, राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी कुछ ही राज्य अधिकारी थे, मतलब ज्यादा अधिकारी नहीं थे, जिसमें जो थे वो आते थे पुरोहित आते थे, ठीक है। राज्य अधिकारी में कौन कौन से आते थे, वो आते थे पुरोहित आते थे और सेनानी आते थे, पुरोहित आते थे और सेनानी आते थे। इसमें जो वशिष्ठ जो है उनको वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम यहाँ पे मिलता है। वशिष्ठ जो है उनको, वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र जो रहे हैं वो उदारवादी पुरोहित के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इसमें जो था जैसे कि अलग अलग अधिकारियों के नाम यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि इनमें नाम क्या क्या मिलते हैं, अधिकारी जो थे रत्नी, इनको बोला जाता था सूत, कम्मादी, सूत हो गया, कम्मादी हो गया, और रथकार। सूत, कम्मादी और रथकार नामक अधिकारी यहाँ पे होते थे, ठीक है। इन अधिकारियों को बोला जाता था रत्नी, क्या बोला जाता था, रत्नी बोला जाता था।
अधिकारी जो होते थे जिनको रत्नी बोला जाता था, और जो इनकी जो संख्या जो होती थी वो राजा सहित 12 होती थी। रत्नी जो होते हैं इनके अधिकारी जो होते थे, राजा के साथ काम करने वाले कितने अधिकारी होते थे, 12 इनकी संख्या होती थी राजा को मिला के, यानी कि 11 हो गया और एक 12 राजा हो गया। ठीक है, राजा सहित इनकी संख्या कितनी होती थी, 12 हुआ करती थी। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि पुरब जो होता था, इनकी एक शब्द आता है पुरब, अधिकारियों में ही है। सीमित अधिकारी हमने यहाँ पे लिखे हुए, सीमित अधिकारी, कुछ ही अधिकारी यहाँ पे हुआ करते थे, जैसे कि पुरब। पुरब जो होता था वो होता था दुर्गपति। दुर्गपति यानी कि जो किले का जो मालिक होता था, किले की जो देखभाल करने वाला होता था, उसको बोला जाता था यहाँ पर दुर्गपति। ठीक है, दूसरा होता था स्पस। स्पस स्पस होता था गुप्तचर होता था। गुप्तचर गुप्तचर होता था जो कि सामान्य गतिविधियों पर नजर रखने वाला होता था। सामान्य गतिविधियों पर नजर रखने वाला जो होता था, इसको बोला जाता था स्पस। क्या नाम दिया जाता था, स्पस होता था, यानी कि सामान्य यानी कि जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला जो होता था, स्पस या गुप्तचर, उसको या सामान्य गतिविधियों पर नजर रखने वाला गुप्तचर जो होता था, स्पस यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, वाजपति, एक नाम और आता है वाजपति। वाजपति वाजपति होता था वो जो गोचर भूमि होती थी उसकी रखवाली करने वाला, या गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी, भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको बोला जाता था वाजपति। यही शब्द आपके पास आएंगे, ये जो मेन ये चीजें पढ़ा रहा हूँ यही चीज आपके पास पूछ जाएंगी। ठीक है, साथ ही इसमें आता है उग्र। उग्र जो होता था, उग्र एक और अधिकारी आता था उग्र, यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला, नाम से पता चल रहा भाई, अपराधियों को पकड़ने वाला। अपराधियों को पकड़ने वाला जो होता था वो होता था उग्र होता था। उग्र नामक अधिकारी जो था वो अधिकारी जो पकड़ता था अपराधियों को पकड़ने वाला होता था। ठीक है, राजा जो होता था उसकी सहायता के लिए एक समिति होती थी। ठीक है, जो राजा जो होता था उसके लिए दो चीजें यहाँ पे होती थी, उसकी सलाह के लिए या उसकी मदद के लिए, राजा की सलाह के लिए दो चीजें यहाँ पे होती थी। एक होती थी सभा और समिति। सभा एवं समिति को राजा की यानी कि प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, सभा जो होती थी वो बड़े यानी कि शासक वर्ग और संभ्रांत लोगों की जो होती थी वो सभा होती थी, जबकि समिति जो होती है वो सामान्य जनता के लिए होती थी समिति। ठीक है, बात क्लियर है। युद्ध में जो होता था, जो अब देखिए ये दोनों तो आपके पास समझ में आ गया, और इनका जो अध्यक्ष होता था, इस समिति का जो अध्यक्ष होता था, इनका जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको बोला जाता था ईशान। क्या बोला जाता था, ईशान बोला जाता था। उसके लिए क्या नाम मिलता है, ईशान बोला जाता था। ठीक है, और जो स्त्रियां जो थी, अब देखो स्त्रियों की स्थिति यहीं पर पता चल सकती है कि स्त्रियां जो है सभा एवं समिति दोनों में भाग ले सकती थी, है ना, वो दोनों में रह सकती थी। यहाँ पे उसके होता था सदस्य पद में रहे हों तो सभा एवं समिति दोनों में वो भाग ले सकती थी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और युद्ध में जो एक कबीले का जो नेतृत्व जो होता है वो राजाओं के द्वारा जो, अब देखो युद्ध में जो होता था कबीला, जैसे मैंने ऊपर पढ़े कि पंचरत्न हमने पढ़े, यहाँ पे 5 कबीले पढ़े हैं। तो युद्ध में जब कबीले किसी युद्ध अगर हो रहा होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका नेतृत्व करता था राजा करता था। नेतृत्व जो होता था युद्ध में जो होता था, युद्ध में नेतृत्व जो होता था, कबीले के युद्ध जब होता था उसमें नेतृत्व राजा करता था। और युद्ध के लिए जो शब्द मिलता है, युद्ध के लिए शब्द मिलता है यहाँ पर वो होता है गविष्टि। गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है युद्ध के लिए, जिसका मतलब होता है गायों की खोज। किसका, गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। ठीक है, तो एक बार इस चीज को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा अगर आपने नहीं समझा है तो इसको दोबारा समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, प्रशासनिक जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक इकाई जो होती है यानी कि ऋग्वेदिक काल प्रशासन पर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेदिक काल में राजा जो यानी कि गाय जो था वो सबसे प्रिय पशु हुआ करता था, और हर चीज को वो गाय से जोड़कर देखते थे। इसीलिए यहाँ पर गाय के लिए राजा के लिए जनेश्व गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। जनेश्व गोप शब्द का प्रयोग किया गया है, और साथ ही यहाँ पर राजा की स्थिति जो थी सामान्य थी, और राजा जो था युद्ध में जो लूटा हुआ जो भाग होता था, या युद्ध में जो लूटा हुआ जो भाग होता उसी का जो कुछ हिस्सा जो है वो राजा को दिया जाता था। राजा ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की नौकरशाही अधिकारी को उसको जरूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था नहीं थी। नौकरशाही व्यवस्था नहीं थी और ना ही इसने स्थायी सेना रखी थी,
क्योंकि इस समय समाज जो था वो विकसित हो रहा था और युद्ध का इतना ज़्यादा खतरा नहीं था। हो सकता है कि युद्ध का इतना ज़्यादा खतरा ना रहा हो, राजा को ये नहीं लगा कि उसके लिए ज़्यादा सेना की जरूरत है। तो अगर सेना भी नहीं है, अधिकारी भी उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उनकी सैलरी उसके पास सीमित जो थी वो राज्य के साधनों संसाधनों से उसको मिल जा रही थी। इसलिए उसने जनता पर कोई भी प्रकार किसी प्रकार का कर जो था वो नहीं लगाया था। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार की कर प्रणाली नहीं मिलती है। एकमात्र कर मिलता है जिसका नाम था बलि। बलि नामक कर था जो कि देना स्वैच्छिक था, ठीक है, यानी कि अपनी इच्छा पर था। मतलब ये एक तो कि उसको देना ही देना है, ठीक है। एक होता स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे चीज आपके पास समझ में आ गई होगी। स्थायी सेना नहीं थी और नहीं यहाँ पे चीजें हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर जो थे राजा के अधिकारी, यानी कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। पिता जो था वो कुल का मुखिया हुआ करता था, ठीक है। और इसकी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, उसके ऊपर होता था ग्राम, फिर होता था विश्व, फिर जन और फिर राजन, उसी राष्ट्र, ठीक है। कुल का जो मुखिया होता था कुलप कहलाता था, ग्राम का ग्रामीण कहलाता था, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया राजन और उसके ऊपर होता था राष्ट्र, ठीक है। इसमें जो है यानी कि ऋग्वेद में अनेक अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि राजा समित जो रत्नी जो होते थे, राजा समित इनकी संख्या 12 होती थी। उन रत्नियों में सुत, कम्मादि, रथकार आदि प्रकार नामों के अधिकारी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राजा के जब जो उत्तराधिकारी हुआ करते, राजा के साथ जो राज्याधिकारी हुआ करते थे वो पुरोहित और सेनानी दो प्रमुख हुआ करते थे। एक तो पुरोहित होता था, दूसरा सेनानी होता था। पुरोहित में हमें दो लोगों के नाम मिलते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम मिलता है। वशिष्ठ जहां रूढ़िवादी थे तो वहीं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहितों में माने जाते थे, ठीक है। इसमें हमें एक शब्द मिलता है हमें कि जो वाजपति शब्द मिलता है, वाजपति का प्रयोग होता था, यानी कि वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पुरब होता था, दुर्गपति होता था। स्पष्ट यानी कि जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला गुप्तचर होता था, उसको बोला जाता था स्पष्ट। और उग्र जो होता था वो होता था अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, वो होता था उग्र। राजा का जो नेतृत्व, यानी कि राजा जो था वो कबीले में जब युद्ध होता था, दो कबीलों में जब युद्ध होता था तो उन युद्धों में राजा जो था वो नेतृत्व करता था। किसका? सेना का नेतृत्व राजा करता था। और युद्ध के लिए यहाँ पर गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। मोस्टली जो युद्ध होते थे वो गायों को की अधिकता जो थी उसके लिए होते थे। गाय की खोज जो उसका नाम दिया गया गविष्ठ का। जनता यानी कि राजा की सहायता के लिए दो चीजें होती थी या दो समितियां होती थी जिनको सभा और समिति कहा जाता है। अथर्ववेद में इन्हीं सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्र, प्रजापति यानी कि राजा की दो पुत्र के रूप में कहा गया कि दो उसके मेन जो थे अंग जो हुआ करते थे, दो हाथ कह सकते हैं उनको, सभा और समिति। सभा जो होती है वो सम्राट और शासक वर्ग के लिए होती थी, जबकि समिति जो होती थी वो सामान्य जनता के लिए होती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। उत्तर वैदिक कालीन में पितृसत्तात्मक समाज जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए भी दुर्गति या महिलाओं को भी यहाँ पर इस नजरिए से नहीं देखा गया था कि नीच भावना से नहीं देखा गया था, उनकी भी यहाँ पर अच्छी स्थिति थी। और सभा एवं समिति जैसी प्रतिष्ठित सभाओं में या समितियों में महिलाएं भी भाग ले सकती थी, ठीक है। इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन में हम ऋग्वैदिक काल का जो प्रशासन और समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाज के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं की भी यहाँ पे एक अच्छी स्थिति यहाँ पे हुआ करती थी। तो महिलाओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए जो उपनयन संस्कार जो किया जाता था और शिक्षा करने का अधिकार, ग्रहण करने का अधिकार, लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार यहाँ पे हुआ करता था। उपनयन संस्कार जो था वो लड़कियों के लिए भी था। साथ ही यहाँ पे लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार भी यहाँ पे दिया जाता था, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सबके लिए समान है, ठीक है। बीच में उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो ये चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। वहां से जो है वो जो स्थिति जो है महिलाओं की उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उपनयन संस्कार, लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार और शिक्षा जो थी उसका अधिकार यहाँ पे दिया जाता था। और कुछ स्त्रियां जो है यहाँ पे उनको राज्याधिकार भी यहाँ पे दिया जाता है, राजनीतिक अधिकार भी यहाँ पे दिया गया है। कुछ महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग जो थे उनमें यहाँ पर रक्त विवाह यानी कि रक्त संबंधी विवाह और बहुपतिवाद प्रचलन भी यहाँ पर हुआ करता था। यानी कि बहुपतिवाद और रक्त संबंधों में विवाह की भी यहाँ पर प्रथा तब समय जो थी प्रचलित थी। रक्त संबंधों में विवाह और बहुपति विवाह यानी कि एक से अधिक पति जो थी, या बहुपत्नीवाद या बहुपतिवाद जो है प्रथाएं यहाँ पर हुआ करती थी। कहाँ पर?
ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के जो लोग जो थे वो दोनों प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे देखते मिलते हैं, यानी दोनों प्रकार के मतलब हो गया, शाकाहारी भी मिलते हैं और मांसाहारी भी मिलते हैं। दोनों प्रकार के लोग जो थे वो ऋग्वैदिक काल में रहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में रहते, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे मिलते थे। ऋग्वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक कालीन का जो समय जो था, यानी कि जो वर्ग जो समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग आपके वही आ जाएंगे, आपके ब्राह्मण, 4 वर्णों में भाग बनी, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जो यहाँ पे जो वर्ण जो था, ये जो वर्ण जो यहाँ पे बटे हुए थे, ये बटे थे व्यवसाय के आधार पर। यहां पर क्या था, व्यवसाय के आधार पर ये जो बटे हुए थे वो व्यवसाय के आधार पर बटे हुए थे, व्यवसाय के आधार पर बटे हुए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो व्यवसाय अगर चेंज होगा तो वो व्यक्ति जो है उसकी वर्ण भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। व्यवसाय के आधार पर वर्ण भी यहाँ पे चेंज हो जाता था, तब इतना इस प्रकार से यहाँ पे समाज हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ये व्यवसाय के आधार पर था। और इसकी जो हमें जो वर्णन मिलता है, यानी कि जो हमारा जो चतुर्वर्ण सिद्धांत जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णन जिसको बोला जाता है। ठीक है, आर्यों का समाज मैंने आपको पहले बताया कि पितृ प्रधान था, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की यहाँ पे स्थिति इतनी गिरावट नहीं थी, क्योंकि महिलाएं जो थी वो यज्ञ में भाग ले सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, महिलाएं यज्ञ में भाग ले सकती थी। ठीक है, महिलाएं जो थी यहाँ पे यज्ञ में भाग ले सकती थी। उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक अधिकार कुछ महिलाओं को भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, साथ ही जो स्त्रियां जो थी यज्ञ में भाग ले सकती थी, अब भाग किसके साथ लेती थी, अपने पति के साथ ले सकती थी, अपने पति के साथ वो यज्ञ में भाग ले सकती थी यहाँ पे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो था बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन भी यहाँ पे नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है, बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह जो था वो यहाँ पे नहीं था, और नहीं यहाँ पे पर्दा प्रथा हुआ करती थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन जो यहाँ पे नहीं था। ठीक है, बाद में ये चीजें आई हैं उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे हमें बहुपतिवाद तो मिलता है लेकिन बाल विवाह नहीं मिलता है। रक्त संबंध विवाह की कुछ जो चीजें जहाँ पे जानकारी मिलती है, पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, अपनी पति के साथ वो यज्ञ में भाग ले सकती थी। ठीक है, साथ ही जो यहाँ पे जो महिलाएं जो थी, जो बाल विवाह जो था, या जो महिलाएं जो थी अगर किसी कारणवश जो था पुनर्विवाह, यानी कह सकते हैं पुनर्विवाह जो यहाँ पर प्रचलित था, पुनर्विवाह भी यहाँ पर प्रचलित था। पुनर्विवाह किस प्रकार का पुनर्विवाह था कि मान लीजिए किसी महिला का पति जो था उसका देहांत हो जाता है, तो वो महिला जो थी वो अपने यानी कि अपने पति के छोटे भाई या अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था की अगर यहाँ पे बात करें तो अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर हुआ करती थी, अर्थव्यवस्था जो थी ऋग्वैदिक काल की, तो वो उसमें 2 चीजें प्रमुख थी, एक तो पशुपालन था और दूसरा था कृषि। पशुपालन की जानकारी से हमें क्या पता चलता है, पशुपालन से हमें ज्ञात होता है किस चीज के बारे में, कि पशुपालन में जो गाय जो थी वहां पर प्रमुख एक जानवर यानी कि प्रमुख पशु जो था, प्रिय पशु के रूप में गाय को माना जाता था, और हर चीज को वो गाय से जोड़कर देखते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हर चीज को वो गाय से जोड़ते थे। ठीक है, जैसे कि राजा के लिए उन्होंने गोप शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, समय के जैसे कि शाम का समय गोधूली था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक पशु भी यहाँ पे जो था उसका भी यहाँ पे वर्णन मिलता है, जो प्रिय पशु यहाँ पे एक और हुआ करता था, गाय के साथ साथ यहाँ पे एक और पशु का वर्णन मिलता है जो कि मिलता है घोड़ा। सिंधु सभ्यता में हमने घोड़े के अस्थि पंजर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और घोड़े का भी यहाँ पे नाम मिलता है प्रिय पशु के रूप में। और प्रिय देवता इस समय जो थे वो कौन थे, इंद्र थे यहाँ पे। ठीक है, प्रिय देवता कौन थे यहाँ पे, इस समय के प्रिय देवता कौन थे, प्रिय देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल में, वो थे इंद्र। कौन थे, इंद्र थे। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्त्रियों को यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे प्राप्त थी, शिक्षा ग्रहण करने का भी उनका अधिकार था, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, क्योंकि ऋग्वेद में कुछ विदुषी जैसे कि लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, सिक्ता हो गया आदि विदुषी महिलाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी।
ठीक है। जैसे कि गार्गी जो है, गार्गी जो एक महिला, विदेशी महिला, उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में क्या किया था, संवाद या वाद विवाद में, वाद विवाद प्रतियोगिता में याज्ञवल्क्य, जिन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी है, उनको चुनौती दी थी। तो इससे ज्ञात होता है कि महिलाओं को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार भी यहाँ पर प्राप्त था। ठीक है। जीवन भर कुछ शब्द आते हैं जिसमें आपके पास पूछा जाता है, जैसे कि अमाज शब्द होता है। अमाज शब्द, अमाज मतलब होता है जो महिला अनमैरिड रहती है, अविवाहित रहती है, जिंदगी भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है। जबकि एक और शब्द मिलता है उपाध्याय। इन शब्दों के बारे में ध्यान रखिए। उपाध्याय, उपाध्याय होता है इनकी जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो व्यक्ति जो होता था ज्ञान बताता था, ज्ञान देता था। ठीक है। वेद विधान का पाठ कराता था या वेद विधान पढ़ाने वाले जीविकोपार्जन के लिए या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो व्यक्ति जो होता था वेद वेदांगों की चर्चा या वेद वेदांगों का पाठ पढ़ाता था, उसे बोला जाता था उपाध्याय। ठीक है। यहाँ पे जो लोग जो थे, आर्य जो लोग जो थे, उनका जो मुख्य पेय पदार्थ जो था वो था सोमरस। सोमरस जो कि वनस्पति से बनाया हुआ होता था। ठीक है। उसको बोला जाता था सोमरस। तो सोमरस ये लोग पीते थे, यहाँ पे वनस्पति से बना हुआ होता था। और 3 प्रकार के वस्त्र इनके पास होते थे, वास, अधिवास और ओसनीय। 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और ओसनीय। ठीक है। मनोरंजन भी यहाँ पे होता था। मनोरंजन के लिए जैसे संगीत सुनते थे, रथ की दौड़ होती थी, घोड़े की दौड़ करते थे, तो इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो थी, यानी कि इस काल का जो मनुष्य जो था वो जनजातीय आधारित था। क्या था? जनजातीय पद्धति पर आधारित था, क्योंकि यहाँ पे समानता का भाव देखने को मिला। अभी भी यहाँ पे समानता था। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें धीरे धीरे जब धान कोठार वगैरह या जिसकी उपज जब बढ़ती है, नवपाषाण काल में जब आते हैं, तो वहाँ पे क्या था, समाज बंटने लग जाता था। लेकिन फिर भी यहाँ तक अभी तक भी क्या थे, वो एक समतामूलक जो यहाँ पे प्रमाण जो है वो देखने के मिलते, समानता का भाव यहाँ पे देखने को मिलता था। मुख्य रूप से पुरोहित हो गया, राजन्य हो गया और सामान्य लोग जो थे, वो 3 वर्ग ही यहाँ पे देखने के मिलते हैं। 3 वर्ण ही मिलते हैं, लेकिन जो वर्ण जो थे वो इस प्रकार से विभाजित हुआ करते थे। ठीक है। विभाजन का जो, यानी कि जो विभाजन जो था वो, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ये समाज विभाजन जो था वो व्यवसाय के आधार पर था, यानी कि काम के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते ये चीजें जो होती है वो जन्म के आधार पर हो जाएंगी। किसके आधार पर हो जाएंगी? जन्म के आधार पर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो था, यानी कि अब इसके बाद जो हमारे पास पढ़ते हैं कि पेशे में जो परिवर्तन, यानी कि जैसे अगर पेशे में परिवर्तन हो जाएगा तो उसके वर्ण में, मैं आपको पहले बताता था कि व्यवसाय के आधार पर है, तो पेशा यानी कि जब उसका व्यवसाय चेंज होगा तो उसके, यानी उसके साथ साथ उसका वर्ण भी क्या हो गया, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जैसे कि विश्वामित्र जो थे वो राजन्य से पुरोहित हो गए थे। विश्वामित्र क्या हो गए थे? राजन्य से क्या हो गए थे? राजन्य, पुरोहित और सामान्य जनता। सबसे ऊपर क्या था? राजन्य था। ठीक है। राजन्य, राजन्य के बाद पुरोहित, अब पुरोहित के बाद सामान्य जनता थी। तो व्यवसाय राजन्य से पुरोहित बन गए थे कौन? विश्वामित्र बन गए थे। तो जैसे उनका काम जब बदला तो उसके साथ ही उनका वर्ण भी बदल गया। ठीक है। तो ऋग्वेद जो है उसमें आर्यों का और दासों का भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। आर्य एवं दास 2 वर्णों का ही यहाँ पे जिक्र मिलता है। ठीक है। और इसका समाज का जो मूल आधार जो था ऋग्वैदिक काल में, समाज का मूल आधार जो था वो था परिवार। समाज में मूल आधार क्या था? वो था परिवार। अपने परिवार के साथ मुखिया के रूप में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे माना जाता था। ठीक है। आर्यों के द्वारा जो थी एक वस्तु जो थी वो खोजी गई थी, जहां पर की धातु जो थी खोजी गई थी यहाँ पे, वो थी लोहा। क्या थी? लोहा। लोहा की खोज जो हुई थी वो आपकी आर्य संस्कृति यानी कि वैदिक संस्कृति में हुई थी, जिसे वो कहते थे श्याम अयस। लोहे को क्या बोलते थे? श्याम अयस। लोहे को श्याम अयस बोलते थे। जबकि तांबा, तांबा जो होता था, तांबा को बोला जाता था लोहित अयस। लोहित अयस बोला जाता था तांबे को। तांबे को क्या बोला जाता था? लोहित अयस बोला जाता था। और सॉरी, लोहे को आपका श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस बोला जाता था। ठीक है। व्यापार तक के लिए जो दूर दूर तक जो व्यक्ति जाता था, यानी कि अपने देश से इधर उधर जब जाता था, कोई व्यक्ति अगर व्यापार के लिए जा रहा है तो उसको दूर दूर तक व्यापार करने वाले को पणि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणि कहा जाता था। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापार इसमें ही आ जाएगा। पानी जो था वो दूर दूर जाना वाला। दूसरे यहाँ पे जो व्यापार जो था वो क्या था? पैसों में होता था? नहीं होता था।
इसका से व्यापार का मुख्य कारण, मुख्य चीज क्या थी? वस्तुओं का लेन देन था, वस्तुओं का लेन देन होता था। क्या होता था? वस्तुओं का लेन देन होता था, वस्तुओं का क्रय विक्रय जो होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। ठीक है, इसमें जो कुछ चीजें होती थी जैसे कि ऋण देकर जो होता था बैंक नोट, एक साथ आता है बैंक नोट। बैंक नोट का मतलब होता है सूदखोर। बैंक नोट का मतलब क्या होता है? सूदखोर होता है, यानी कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में लोग पैसे देते हैं, फिर क्या होता है उसे ब्याज पे पैसे देते हैं, तो उसी तरीके से कोई अगर पैसे दे रहा है उस पर ब्याज ले रहा है तो उसको बोला जाता है बैंक नोट या सूदखोर ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो थे, जो इंद्र जो थे वो सबसे प्रिय देवता थे, जबकि अग्नि जो थे मैंने आपको पहले बताया है कि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले देवता कौन थे? अग्नि थे। ठीक है, यहाँ पर इनके ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र जो नदी थी सरस्वती, सबसे पवित्र नदी यहाँ पे मानी जाती है। सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो थी वो मुद्रा का यहाँ पे जो प्रचलन जो मिलता है, मुद्रा जो दो प्रकार की मुद्रा मिलती है यहाँ पर, मुद्रा जो होती है ऋग्वैदिक काल में वो थी निष्क और सतनाम। निष्क और सतनाम नामक दो मुद्राएं जो थी यहाँ पर देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, निष्क का मतलब हो गया आभूषण, आभूषण हो गया निष्क का मतलब, और सतमान या सतनाम जो होती है वो 100 गायों का समूह होता था। सतमान जो था वो 100 गायों का समूह हुआ करता था। तो मुद्राएं दो प्रकार की थी, एक निष्क था और एक सतमान हुआ करता था, दो प्रकार की मुद्राएं। तो निष्क का मतलब हो गया आभूषण जो होते थे। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में नियमित मुद्रा तो इसमें नहीं थी। नियमित मुद्रा तो क्योंकि देखो वस्तु विनिमय हो रहा है व्यापार में, अब क्या हो रहा है सामान का वस्तुओं का क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा था, तो नियमित मुद्रा तो नहीं थी। लेकिन मुद्रा के रूप में ये दो चीजें हुआ करती थी, जैसे कि निष्क हो गया यानी कि आभूषण, और शतमान यानी कि 100 गायों का समूह जो होता था इसमें माना जाता है। ऋग्वैदिक काल का जो मनुष्य जो है, ऋग्वैदिक काल में जो कृषि अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि को यहाँ पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जिस कारण से क्या था कि जहाँ पे सीमित कृषि अधिशेष था। ठीक है, कृषि सीमित थी तो उपज भी सीमित होगी, इसीलिए तो यहाँ पे समाज बटा नहीं था, व्यवसाय पर आधारित था। जो राजतंत्र जो था वो ऐसा नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, जब उपज बढ़ेगी समाज विभाजित होना शुरू हो जाएगा। एक से कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है उतना ज़्यादा पे उगा सकता है, जो धान्य को ढाल बना सकता है, उसके पास उतना अमीर उसको वहाँ पे माना जाता था उस समय। जितने जिसकी पूंजी पूंजी के आज के समय में पैसा जिसके पास ज्यादा है वो अमीर है। उस समय क्या था, अनाज ही सब कुछ था, जितनी ज्यादा इसकी उपज होगी वो अमीर माना जाएगा, जिसके बाद समाज का विघटन हो जाएगा, समाज बिखरना शुरू हो जाएगा, समाज विभाजित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चीजें नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कृषि की इतनी ज्यादा साक्षी है, कृषि की इतने ज्यादा उपकरण नहीं थे, कृषि का इतना महत्व नहीं था, जिस कारण से यहाँ पर समाज जो था वो सीमित था। और अर्थव्यवस्था जो थी वो कुल मिलाकर जो थी वो व्यापार पर और शिल्प कला पर ही आधारित थी। शिल्प और व्यापार पर ही यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी, जिसमें कि लोहे और तांबे का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, दास दासियों की जानकारी से भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर दास प्रथा दास दासियां जो होती है और यहाँ पे दास प्रथा का भी यहाँ पे प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास इससे संबंधित जो प्रशासन से संबंधित कुछ जानकारियां, और थोड़ी सी कुछ चीजें जैसे कि इसके ऋग्वैदिक कालीन देवता और नदियों के बारे में, तो इसको हम सीधे डायरेक्टली टेबल पे ही देखते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो है मैंने नदियों के नाम पहले लिख दिए ताकि टाइम जो है वो कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और सभी जो है ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता तो फिर क्या हो जाता है कि बेचैनी बढ़ जाती है ना। तो चलिए ठीक है, सीधे डायरेक्ट देखते हैं प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। तो कुभ जो है वो ये आपके ऋग्वैदिक कालीन नाम है और ये आपके वर्तमान नाम होंगे। कुभ जो है यानी कि कुर्रम जो भी वर्तमान नाम है, कुभा नदी जो है यानी कि कुभा ऋग्वैदिक कालीन नाम, इसका है काबुल। वितस्ता जो है झेलम, इसका प्रेजेंट नाम है। और अस्किनी ऋग्वैदिक कालीन नाम अस्किनी नदी है, और वर्तमान नाम इसका जो है आधुनिक नाम जो है वो आपका है चिनाब। परुशनी नदी जो है रावी नदी, इसको इस नाम से जानते हैं। शतुद्री को हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा जो है व्यास नदी के नाम से जानते हैं। सदानीरा जो है वो गंडक नदी के नाम से जानते हैं। दृश्यद्युति यानी कि गग्गर नदी को जानते हैं। गोमती गोमती जो है गोमल नदी को गोमती के नाम से जानते हैं। और सुवस्तु यानी कि गोमल जो थे गोमती हो जाएगा वो है ना, गोमल जो था गोमती, और सुवस्तु यानी कि स्वाद नदी जो आपकी यहाँ पे
बन जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की पूजा की बात करते हैं कि वहां पे पूजा जो होती थी, इंद्र की पूजा, सर्ववेद यानी कि सबसे प्रिय देवता जो थे इंद्र यहाँ पे हुआ करते थे, जिनको वर्षा का देवता और युद्ध का देवता बोला जाता था। वहीं अग्नि को जो था वो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले देवता माने जाते थे। धौ धौ जो थे वो सबसे प्राचीन देवता थे। क्या थे? सबसे प्राचीन देवता थे और आकाश देवता के नाम से भी ये जाने जाते थे, आकाश के देवता भी इनको कहा जाता था। सोम जो था यानी कि सोमरस किससे बनता है? वनस्पति से बनता है, तो सोम यानी कि वनस्पति के देवता इनको कहा जाता था। उषा जो थे वो प्रगति और उत्पाद के देवता, उषा जो थे प्रगति और उत्थान के देवता होते थे। अश्विन जो थे, अश्विन आपके जो विपत्तियों को हरने वाले जो थे, अश्विनी कुमार या नासत्य, अश्विनी कुमार जो थे उनका नाम जो किस प्रकार से मिलता है? अश्विनी कुमार यानी कि विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता, पूषण पशुओं के देवता थे। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये प्रिय देवता बन जाएंगे, इंद्र को हटाकर प्रिय देवता आपके पोषण के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, विष्णु जो थे यानी कि सृष्टि के निर्माण करता था। विष्णु भगवान क्या है? विष्णु जो है वो विश्व के रचयिता है, यानी कि जगत के रचयिता है, विश्व का रक्षक और पालन करता माना जाता था। मरुत जो था वो आदि तूफान के देवता मरुत हुआ करते थे। जबकि वरुण देवता जो थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और समुद्र के देवता भी इनको बोला जाता है। साथ ही जैसे कि विश्व के नियामक और शासक जो थे माने जाते हैं, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता आदि नामों से जो था वरुण को पूजा जाता था। ठीक है, आदि के रूप में वरुण को पूजा जाता था। तो ये था आपके पास ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल। यहाँ पे आपको जो प्रशासन जो पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से अपने, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा हिस्ट्री को। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपके पास उत्तर वैदिक काल आएगा जो कि बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है।